हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग ऑफ लाइफ विद पॉजिटिव वाइब्स। मैं हूं गरिमा शर्मा और आज मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूं। इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद मेरा इतना है कि अगर कोई भी इंसान जिसके साथ ये डिजीज़ हो चुकी हो या वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और बाई चांस अगर उसको ये वीडियो मिल जाता है तो मैं समझ सकती हूँ कि इसकी कितनी हेल्प हो सकेगी। क्योंकि जब मुझे मेरी इस डिज़ीज़ का पता चला तब मैं यूट्यूब पे गूगल पे ऐसे ही आर्टिकल्स और वीडियो सर्च किया करती थी जिससे मुझे कुछ पॉजिटिव होप मिले या उससे लोग निकल सक रहे हैं बाहर। तो एक्चुअली मेरी चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मैं अपनी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी आर्टिकल्स या कुछ थॉट्स ऐसे शेयर करूं जिससे लोगों को कुछ पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव होप मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक टाइप है। इसमें होता यह है कि अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स को बाहर का समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लग जाता है। तो ये शुरू होता है, स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे एल्बो, शोल्डर्स, नी, पैरों की जॉइंट्स, धीरे धीरे गर्दन, या यूँ कहें कि अगर ये बहुत ज़्यादा किसी के हो चुका हो या बहुत लंबे समय से हो चुका हो तो उनकी तो लीवर या ब्रेन या हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इसके बारे में क्या क्या बोला गया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ कि मुझे इस बीमारी से मैं कैसे निकली हूँ या मुझे इसके लिए क्या समझ में आया है। एक्चुअली बात है 2 दिसंबर 2020 की, जब मुझे पता चला कि मेरे लेफ़्ट हैंड की इस फिंगर में थोड़ा सा पेन था। जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मैं इसको हिला नहीं पाती थी, मतलब ये सिर्फ इतना ही मूव हो पाती थी। तो मैं सोचती थी क्या पता ये सोते टाइम मुड़ गई हो या इसमें क्या चीज़ हो गई हो, लेकिन ये इस फिंगर का मूवमेंट दिन के 12-1 बजे तक इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं इसको सोचती गई कि क्या पता है अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने इस पर इसलिए ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बात दिन के 12-1 बजे के बाद ही अपने आप थोड़े मूवमेंट में आ जाती थी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पेन रहता था। लेकिन जनवरी 2021 आते आते मेरे राइट हैंड में थंब, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये तीनों भी सुबह पहले इनका मूवमेंट बहुत कम हो गया। अगर थोड़ा सा भी इनको मूवमेंट कराने की कोशिश करती, मैं इनको मोशन में लाने की कोशिश करती तो इनमें पेन होता और स्वेलिंग आ जाती। हुआ ये कि एक दिन मैंने अपने हाथों की मसाज कर ली। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथों की ऑयल मसाज कर दी कि क्या पता इससे रिलीफ मिले, क्योंकि धीरे धीरे मेरे थोड़ा शोल्डर्स में भी पेन रहने लग गया था और मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा लगता था कि मैं अपने हाथों का मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बहुत ही पेनफुल, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली जो इस चीज़ से गुजरे हैं वो समझ सकते हैं कि कितना पेन होता है। तो मेरे जब उन्होंने मालिश करी, हाथों की ऑयल मसाज करी, तो मेरे दोनों हाथ स्वेल हो चुके थे। सुबह रात को मसाज करी, सुबह तक स्वेल होके बहुत मोटे मोटे हो गए। तो हम लोग बहुत डर गए, फिर हमें समझ में नहीं आया कि दर्द भी बहुत हो रहा है। मसाज से तो जनरली कोई भी पेन होता है वो चला जाता है और स्वेलिंग कम हो जाती है मसाज से, तो और मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है जॉइंट्स का। तो हम फिजिशियन के पास गए, जनरल फिजिशियन के पास। उन्होंने मुझसे कुछ सिम्टम्स को लेके सवाल किए। एक्चुअली मेरे हाथों में क्यों हो रहा है, इससे पहले मैं गूगल पे इसके बारे में थोड़ा सर्च कर चुकी थी। तो मुझे ऐसा, जो भी मेरे सिम्टम्स थे उनको देखकर मुझे लगा कि शायद ये आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी इस एज में आर्थराइटिस कैसे हो सकता है। खैर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझसे इसके सिम्टम्स पूछे। उन्होंने पूछा क्या ये, मैंने बताया कि सर ये मेरे इस फिंगर से चालू हुआ। तो उन्होंने बोला क्या ये सेकंड हैंड में भी है, मतलब जैसा कि इस हैंड में पेन है क्या वही सेकंड हैंड में भी है। तो मैंने बोला हाँ सर, ओवर द टाइम हो गया, पहले दिसंबर में तो नहीं था लेकिन जनवरी तक आते आते इस हाथ में भी मेरे दर्द होने लग गया। तो उन्होंने बोला कि ये तो आर्थराइटिस का ही सिम्टम है, क्योंकि अगर जनरली कोई भी दूसरी चीज़ होती या जनरल पेन होता तो एक ही हाथ में रहता, चाहे से वो 1 मंथ रहे 2 मंथ रहे, लेकिन एक हाथ में होके वो सही हो सकता था मेडिकेशन से। तो फिर उन्होंने मेरे आर्थराइटिस के ब्लड टेस्ट लिख दिए। तो
लग तो मुझे भी रहा था शायद ये हो सकता है, फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था। फिर चलो हमने टेस्ट कराए। उन्होंने टेस्ट लिखे थे, मेरे ब्लड टेस्ट लिखे थे, जिसमें थायराइड का टेस्ट लिखा था, कैल्शियम का लिखा था, NT-CCP लिखा था, सी रिएक्टिव प्रोटीन लिखा था और RF फैक्टर का लिखा था। ये उन्होंने मेरे टेस्ट लिख दिए और मैं बहुत डर रही थी। खैर शाम को जब रिपोर्ट आई तो मैंने देखा कि जो NT-CCP इसकी वैल्यू जो 0 to 15 होनी चाहिए या 5 to 15 होनी चाहिए, वो मेरी 275 थी। इतना ज़्यादा डिफरेंस। और RF जो फैक्टर होना चाहिए, जो 0 to 5 होना चाहिए, वो मेरे 219/20 था। तो रिपोर्ट देखते ही तो जब सब सेम ही है, अपन लोग सब पहले गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए और कितना हाई होगा तो इस चीज़ होने का डर है। खैर हुआ वही जो डर था। हम जनरल फिजिशियन के पास गए, उन्होंने तो बोला कि ये तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जनरली लोगों के अगर ऑर्थराइटिस निकलता भी है तो वो उनको 100 तक में पता चल जाता है। अगर वैल्यू 100 तक में होती है, 0 to 5 की वैल्यू 100 में होती है तो मोस्ट ऑफ द केस में लोगों को पता चल जाता है। लेकिन मेरी तो 275/220 पहुंच चुकी थी, तो मुझे तो पता ही नहीं चला था। फिर उन्होंने बताया कि ये तो आपकी बहुत 2-3 साल से है, आपकी जो डिज़ीज़ है ऑर्थराइटिस की, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस की, तो 2-3 साल से हमें फटाफट ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा और ये तो स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट होगा। तो इस ट्रीटमेंट के साथ आप और कुछ नहीं सोच सकते और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। किसी भी जो आपका करंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि तो स्टेरॉइड्स होते हैं। और जैसे कि स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा हुआ था और मैंने पढ़ भी लिया था कि स्टेरॉइड्स बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए इनकी वैल्यू को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि इस डिज़ीज़ को क्योर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ अपन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि क्रोनिक डिज़ीज़ है, ये टाइम के साथ बढ़ती ही है। तो मैं बहुत डर गई कि अब तो फिर मैंने गूगल पे पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख लिया कि कई लोगों के ऑर्थराइटिस की स्टोरीज़ देखी, गूगल पे आर्टिकल्स देखे, तो मैंने देखा कि लोगों की तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटीज़ हो गई थी फिंगर्स में, जॉइंट्स में, बॉडी में डिफ़ॉर्मिटीज़ होने लग जाती है धीरे धीरे ओवर द टाइम। अगर ये डिज़ीज़ तो बढ़ती है, जैसे इसका नाम है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिज़ीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और मैंने सोच लिया था कि अब तो मेरी बॉडी भी डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाएगी, मेरी बॉडी में भी मुझे मेरी फिंगर्स मुड़ी हुई नज़र आने लग गई थी कि हाँ ये फिंगर भी धीरे धीरे इसकी शेप बिगड़ रही है, इसकी भी बिगड़ रही है। खैर मैं बहुत डर गई थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला फेज़ था और मुझे हर दिन इतना बेकार लगता था। और जैसा कि कहते हैं कि साइकोलॉजिकली कोई भी डिज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है, फिज़िकली तो करती ही करती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सोच लो ना कि हाँ ये डिज़ीज़ अपनी है, तो वो जो नहीं होगा ना, वो भी चीज़ें अपने अंदर होने लग जाएगी और अपनी थॉट्स का असर अपनी बॉडी पे बहुत जल्दी होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि जब मेरी फिंगर्स में सिर्फ इस फिंगर में पेन था, इसमें था, इन तीनों फिंगर्स में था, धीरे धीरे मेरी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। जिनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो समझ सकते हैं कि वो पेन कितना सीवियर होता है। मेरे पूरे दिन भर जो पेन मेरे 12-1 बजे तक रहता था, वो मेरे पूरे दिन भर रहने लगा। मेरी शोल्डर, मेरी नेक, मेरे लेग्स की जॉइंट वगैरह, मेरी सब जगह पेन होता था और ऐसी वेव्स चलती थी पेन की पूरे दिन भर की मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं सिर्फ रेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रेस्ट भी रेस्ट नहीं था, क्योंकि उस रेस्ट में भी इतना पेन होता था कि आप सो नहीं सकते थे। रात को गलती से अगर आपने अपनी फिंगर्स को मूव कर लिया या पाँव को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की तो आपकी आँख खुल जाएगी, क्योंकि इतना भयंकर पेन होगा। वो समझ सकता है इंसान जिसकी ये चीज़ है या जो इसकी चीज़ से गो थ्रू हुआ है। तो खैर ये सब होता रहा। हमने सोचा कि एलोपैथी तो नहीं लेना चाहिए। बाई चांस मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया, पापा ने, हस्बैंड ने, सभी ने, कि बहन ने, एक्चुअली आपके पास जब अपनी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो तो आपको वो इस साइकोलॉजी के अंदर ज़्यादा देर नहीं
रख नहीं देती। वो इतना सपोर्ट करती है आपकी फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, कि मैं बता नहीं सकती। और इसके लिए मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ, मेरे भाई का, इन सब लोगों का, कि इन्होंने मुझे इस चीज़ से बहुत बाहर निकाला। मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि अपन होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी बोला, मेरी बहन ने भी बोला, तो ठीक है, हम होम्योपैथी के पास गए। जैसा कि गूगल पे पढ़ा था कि इसके तो ओनली ट्रीटमेंट एलोपैथी, और वो भी श्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं देता कि ये डिज़ीज़ आपकी सही हो जाएगी। वो सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके इन स्टेरॉइड्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बाद में लेटर साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं कि एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़, कभी किडनी अफेक्ट हो रही है, कभी लीवर अफेक्ट हो रहा है, कभी हार्ट, लंग्स, कोई ना कोई आपकी बीमारियाँ बहुत सारी आपको घेर लेगी। खैर, हम होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए। जब मुझे एलोपैथी वाले डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसे हम ठीक नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरी लाइफ टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, वहीं मुझे होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने बोला कि अरे, ये कोई डिज़ीज़ है क्या? एलोपैथी वाले बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ये है, वो है। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि उनके पास इनका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको तो मैं 6 दिन में ठीक कर दूंगा। तो आप सोच सकते हैं, जहाँ मैं 500% नेगेटिव थी, वहाँ मैं 500% पॉजिटिव हो गई। सिर्फ इतनी सी एक लाइन में मैं पॉजिटिव हो गई, जब उन्होंने बोला ये तो मैं 6 दिन में ठीक कर दूंगा, इसमें घबराने की क्या बात है। और बस वो टाइम था कि मैंने मान लिया, मेरी साइकोलॉजी ने मान लिया, कि मेरे दिमाग ने ये मान लिया कि ये तो 6 दिन में ठीक होने वाली बीमारी है। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक मतलब अपनी बॉडी का क्या बिहेवियर रहना चाहिए जनरली। अपन को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है तभी अपन गुस्सा करना चाहिए। अपने को अपनी जो अंदर की भावना है वो सही समय पर व्यक्त कर देनी चाहिए, जिससे अपन फिर से अपनी बॉडी बैलेंस में आ सके। तो जैसा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, मेरी हिस्ट्री वगैरह जानी, और उन्होंने बताया कि तुम्हारी इस बीमारी की जड़ है तुम्हारा गुस्सा, और तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेना, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना कंपैरिजन टू अदर्स। तो उन्होंने मुझे इसकी दवाई देना स्टार्ट करी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 दिन में ठीक हो गया, क्योंकि 6 दिन में से जो स्टार्टिंग के 6 डेज़ थे, उसमें कम से कम मेरे जो थे फर्स्ट 3 डेज़ मुझे थोड़ा फ़ायदा दिखा, लेकिन जो बाद के जो 3 डेज़ थे उनमें मुझे फिर से स्टार्ट हो गया। और मैं कहूँगी कि वो पेन इतना ज़्यादा था कि जब मैंने कोई मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करी थी, उससे भी ज़्यादा मेरे पेन था। तो फिर से मैं उसी मोड में चली गई कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, तो टाइम के साथ बढ़ेगी। वो तो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं होम्योपैथी वाले डॉक्टर तो कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर भी चलो, उनको विश्वास था कि वो ठीक कर सकते हैं, तो मैंने दवाइयाँ कंटिन्यू रखी। फिर मैं 6 दिन बाद उनके पास गई, फिर उन्होंने मुझे आगे की दवाइयाँ दी। फिर मेरे 3-4 दिन ठीक रहता। फिर जब उनके पास जाने का दिन आता, तो फिर मेरे 1-2 दिन पहले पेन स्टार्ट हो जाता। क्या पता मेरी साइकोलॉजी की वजह से हुआ हो, या फिर मैंने नोट किया कि अगर मैंने किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले लिया तो वो पेन मेरे स्टार्ट हो जाता था। तो धीरे धीरे मैंने हाँ, साथ में मैं बता दूँ, जब से मुझे इस डिज़ीज़ का पता चला, मैंने योग प्राणायाम स्टार्ट कर दिए। मैंने क्या रूटीन अपनाया, मैंने क्या अपने डाइटरी चेंजेस किए, मैंने कौन से एक्सरसाइज को फॉलो किया, मैंने अपना रूटीन कैसे सेट किया, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। लेकिन अभी अपन ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो फिर उन्होंने फिर से मेरे को नेक्स्ट 6 डेज़ की दवाइयाँ दे दी। तो मैं कहूँगी कि तो 6 दिन में तो नहीं, लेकिन 12 दिन, मतलब 11 to 12 डेज़ आते आते मुझे ड्रास्टिक चेंज दिखा, वो भी पॉजिटिव चेंज। मेरा जो इस फिंगर से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, मैं कह ही नहीं सकती कि शायद अभी मेरे कोई पेन है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। तो इसी में, और अभी शायद मुझे 1.5 मंथ हो गया उन दवाइयों को कंटिन्यू करते करते, और मैं कहना चाहूँगी कि भगवान की दया से अभी मेरे कहीं भी पेन नहीं है। और ये मैं इसलिए कहना चाहूँगी, हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पेन आपकी कभी भी आ सकता है, क्योंकि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जैसा कि थोड़ा लंबा और थोड़ा स्लो होता है, तो चलता है। लेकिन मेरे जो पूरे दिन भर पेन रहता था, वो मेरे अब शायद 10 दिन में बहुत हल्का सा कभी पेन हो जाता है तो हो जाता होगा,
वो भी अब मैं नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि शायद मेरे होता ही नहीं होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जहाँ डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं एलोपैथी वाले, मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है, क्योंकि वो लोग बहुत रिसर्च करके मेडिसिन्स बनाते हैं, लोगों का थेरेपी देते हैं, इलाज खोजते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है, उनकी मेडिसिन है, उनकी नॉलेज गलत है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो आपको 100% इसमें फ़ायदा देगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर आप लोग इतने बिलीव करते हैं कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे और थोड़ा धीरे ही सही आप दर्द सहन कर सकते हैं थोड़ा, और आगे जाके देखेंगे कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप 100% ठीक हो जाएंगे, और वो भी शायद बहुत जल्दी। क्योंकि जहाँ लोग 100 वैल्यू आ जाए तभी डर जाते हैं, मेरी तो 275 वैल्यू थी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं इस स्टोरी को इसलिए ही शेयर करना चाह रही थी ताकि कोई भी अगर एक पर्सन ऐसे वीडियो की खोज में है या तलाश में है कि क्या वाकई में होम्योपैथी ट्रीटमेंट आर्थराइटिस में फ़ायदा करता है, तो मैं कहूँगी हाँ 100% फ़ायदा करता है। आप एक बार लेके देखिए, थोड़ा विश्वास बनाए रखिए खुद पर भी, भगवान के ऊपर भी और डॉक्टर के ऊपर भी, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हाँ, साथ ही साथ स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा डाइट में थोड़ा सा चेंज कीजिए, जिसके बारे में मैं मेरा रूटीन बता सकती हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, और इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है, धीरे धीरे क्या चेंजेस आते हैं, इसका भी मैं एक थोड़ा सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो आप सभी बताइए कि अगर किसी के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए मेरा वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सभी पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें, अच्छा खाए पिए। थैंक यू सो मच।